जी दोस्तों, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गेट एज वेल एज जो भी आप यदि इंडस्ट्री में भी काम करते हो तो दोनों ही पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मे बी आपके जो गेट या आईएएस के एग्ज़ाम में बहुत सारे नंबर कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी ये मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। यदि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट आपको पता करना है तो मे बी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पर यदि आपको पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ लेते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन और ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसका हम एक्चुअल में थ्योरी पार्ट आज कवर करेंगे, मतलब अभी कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले इन्वेंट्री कंट्रोल, सीक्वेंसिंग, पर्ट एंड सीपीएम। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फोरकास्टिंग और लाइन बैलेंसिंग, क्विंग थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास 4 मेथड्स हैं, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। और 9th चैप्टर है हमारा एमआरपी। और रिलायबिलिटी जो है वो आईएएस के लिए है, और यदि आप प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से यदि आप गेट दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज रिलायबिलिटी मैकेनिकल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो 11th चैप्टर है दैट इज़ प्लांट लेआउट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, मतलब जो दिलखुश मीणा सर ने लिखा है उनका ही नोट्स है ये, ठीक है। तो उनके लिए, उस नोट्स के लिए उनको थैंक यू। वैसे मेरा भी नोट्स है पर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं प्रेफर किया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही जो हमने पहले अभी टॉपिक पढ़े वही सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके लिए बुक्स की जो आपको चाहिए वो बुक्स कौन कौन सी हैं, तो वो बुक्स जो हैं आप हीरा एंड गुप्ता ऑलमोस्ट सभी वार्स इसी से पढ़ते हैं, ठीक है। या कांति स्वरूप या एनडी वोहरा का बुक आता है, ठीक है। दोनों ही बुक आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यदि आपको पढ़ना है तो ओपी खन्ना, महाजन या रविशंकर से पढ़ सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा कि भाई आप ये कुछ भी मत रेफ़र करो, ठीक है। आप बस इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहो, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके लिए कोई वरीड होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि यदि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको रिलेट करना होगा प्रोडक्शन से, कि आपका जो भी प्रोडक्शन है वो आपको कैसे मिल रहा है, या प्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है कि इट इज़ स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम एडिशन प्रोसेस। वॉल्यूम एडिशन का मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि आप जैसे कोई रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनने कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप, जैसे आपके पास कोई एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड के डायमीटर को ही अभी आप यदि उसको रिड्यूस कर रहे हो लेथ पर चलाकर, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, मतलब उसका वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म ऑफ टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द यूजर्स, ठीक है। मतलब जो भी आपके यूज़र ने डिमांड किया है उसमें आप उसके अकॉर्डिंग, आपके पास जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को चेंज करके आप वैल्यू एडिशन करके उसको क्या कर रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्या है, इनपुट में रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को आप किसी भी कन्वर्जन प्रोसेस से कन्वर्ट कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि आपके यूज़र को या फिर जो भी आपका कस्टमर था उसको चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो उसके पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो इट इज़ एन organized process of converting raw material into final product with a feedback loop। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई प्रोडक्शन सिस्टम मतलब ऐसा नहीं केवल रॉ मटेरियल आया उसको कुछ कन्वर्ट किया और आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब जो भी उसमें एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि यदि आपका जो भी कंपोनेंट बना रहे हो, जो भी उसके डायमेंशंस चाहिए आपको वो नहीं मिल रहे हैं, तो इन दैट केस आप उसमें क्या करोगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे। हो सकता है कि आपका मशीन
कुछ टाइम से चल रहा हो, उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो जो भी आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी या डिज़ायर्ड शेप या साइज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, मतलब आपको उसका फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, तो जो ऊपर वाला डायग्राम था उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा इलॉबरेट किया है कि भाई इनपुट, अब इनपुट में क्या हो सकता है आपका कि भाई आदमी या जो मेन पावर जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपके लिए इनपुट हो गया कि भाई इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर व्यक्ति क्या है, असाइन हो गया। अब कौन सा मटेरियल पर आप काम करोगे, कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब ये हो गया कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी फिजिबिलिटी मार्केट में है नहीं है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि उसमें अब ये एडजस्टमेंट नीडेड कब काम आएगा, जब हम यहाँ पर कुछ कन्वर्जन प्रोसेस से बनाया, कन्वर्जन प्रोसेस से हमने क्या बनाया, कुछ आउटपुट बनाया। ठीक है, अब कन्वर्जन प्रोसेस से बनने के बाद हम उस जो आउटपुट प्रोडक्ट में हमको मिलेगा उसको क्या करेंगे, आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, मतलब उसका क्वालिटी चेक करेंगे। ठीक है, अब वो आउटपुट आपका या तो गुड या मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज मतलब जैसे हम किसी मोबाइल कंपनी के सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, अपने आप में एक आउटपुट ही है ना, कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है, और आप उसकी सर्विसेज मतलब उससे जो भी ले रहे हो वो आपके लिए क्या है, सर्विसेज है। ठीक है, अब वो सर्विसेज में कुछ यदि आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या गुड्स में का जो क्वालिटी है वो हमको डिज़ायर्ड नहीं मिल रहा है, देन हम उसको क्या करते हैं, हमारा जो भी डिज़ायर्ड वैल्यू है, डिज़ायर्ड मतलब हमको मान लो 50 mm डायमीटर का कोई शाफ्ट चाहिए था। ठीक है, तो हमको हमारे लिए वो डिज़ायर्ड हो गया। अब मुझे मिल कितना रहा है, हो सकता है 50.01 mm का मिल रहा हो या 50.2 mm का मिल रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमको डिज़ायर्ड इतना था, एक्चुअली इतना था, मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, एरर फाइंड कर रहे हैं कि भाई ये मुझे चाहिए था, इससे इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वो डिफरेंस को हम ओवरकम करने के लिए यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब इनपुट साइड में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इनपुट साइड में एडजस्टमेंट करते हैं तो हमको क्या, फिर अगेन हम प्रोसेस वही कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू हमको आउटपुट मिलेगा, पर यहाँ इस केस में क्या मिलेगा, हमको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यदि हम उसके एडजस्टमेंट्स करते हैं तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब सीधा बात करें तो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, वहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट ही बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि ये आपका आउटपुट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और इनपुट जो आप दे रहे हो। ठीक है, अब आउटपुट यदि मैं मशीनरीज की बात करता हूँ या किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करता हूँ तो वहाँ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी से अलग होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा अभी नेक्स्ट में हम समझ ही रहे हैं। तो सिंपली द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, इट मे बी मोर देन 100% बट एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 100। ठीक है, मतलब इससे कम ही होती है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो है क्या, तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रेशियो, किसके किसके बीच में, बिटवीन व्हाट वी प्रोड्यूस, मतलब हमको क्या बनाना है और हमने क्या रिसोर्सेज उसको दिए, टू प्रोड्यूस दैम एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑलवेज वांट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय अप्लाइंग न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स। मतलब प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब हो गया कि भाई मान लो आपने जितना भी दिया है, ठीक है, उससे कुछ वैल्यू ऐड करके ही आपको मिलना चाहिए। ठीक है, या तो आप ऑब्वियस है बेनिफिट में रहोगे, अदरवाइज आपका जो बिजनेस है वो क्या में चले जाएगा, लॉस में चले जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या समझते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अच्छा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है वो समझने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये समझते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद द डिज़ाइन। ठीक है, मतलब डिज़ाइन मतलब क्या हो गया कि जो भी आप या तो कंपोनेंट की बात कर रहे हो या मशीन की बात कर रहे हो या कुछ मशीन इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो या फिर इन ये डिज़ाइन में या इंस्टॉलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, अनप्रोडक्टिव ऑपरेशंस को हम एलिमिनेट करते चले जाएं तो हम 100% प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है,
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट, किसमें, प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। चलिए, और ये सब के पीछे मोटो क्या है हमारा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अब यदि आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप क्या बनेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर बनेंगे, यदि आप प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं तब, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है, ठीक है, इस कंसर्न विद द प्लानिंग, कि भाई कितना बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग किसको, प्रोडक्शन सिस्टम को वो डे टू डे कंट्रोल करता है और प्लान करता है और डायरेक्ट भी करता है कि भाई कैसे बनाना है, कितने क्वांटिटी में बनेगा, किस अमाउंट में बनेगा, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, ठीक है ना, वो सब कुछ चीज़ें भी यहाँ पर रेफर की जाती है। इज ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज of a right quality and right quantity and pre-determined time and cost, ठीक है। कब देना है और कितनी कॉस्ट में देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जॉब है किसका, प्रोडक्शन मैनेजर का। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, जो आप डायरेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। जैसे आपको किसी स्टील या एल्यूमिनियम की या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल से आपको कोई कंपोनेंट बनाना है या शाफ्ट बनाना है, मान लो स्टील की कोई शाफ्ट बनाना है किसी पर्टिकुलर स्टील की, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर कौन हो गया, जो उस मशीन, जो उस कंपोनेंट को बनाने में सीधा सीधा काम करेगा, तो जो ऑपरेटर है वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे, कि वहाँ पर जो भी लग रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे ओवरहेड मतलब क्या, कि जो हम डायरेक्ट के अलावा कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कौन कौन से होगा, तो वो मटेरियल जो कि सीधा पार्ट, फाइनल प्रोडक्ट का कोई पार्ट नहीं है, जैसे कि कटिंग फ्लूइड हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ग्रीस हो गया, कॉटन या जूट या स्टेशनरी कोई आइटम हो गए, तो ये सब हमारे क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट लेबर कौन हो जाएगा, तो वॉचमैन जो काम कर रहा है उसका मटेरियल सीधा प्रोडक्ट आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो भी इनडायरेक्ट लेबर होगा। अच्छा, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर केवल सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजर हो गया या मैनेजमेंट हो गया उस कंपनी का, तो वो सब कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पर इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हैं। बिना मैनेजमेंट के कैसे कोई कंपनी चल सकती है, ठीक है, या बिना इंजीनियर के या बिना सुपरवाइजर के कैसे काम चल सकता है, ठीक है ना, तो वो सब लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, यदि आपने कोई इंडस्ट्री है और वहाँ पर कोई रेंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। लैंड के लिए कोई यदि आपने लीज पर लिया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। टेलीफोन बिल्स हो जाएंगे, ठीक है, फैसिलिटी डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सारे एक्सपेंसेस हैं जो सीधे ही मटेरियल में इन्वॉल्व, मटेरियल के आउटपुट में या फाइनल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन मशीन्स, तो ऑब्वियस है, तो वो यदि मशीन के लिए रन हो रही तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी। पर यदि हम मान लो किसी बॉस के ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए फैन चल रहा है या एसी लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा फैक्ट्री कॉस्ट की बात करें तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इन दोनों, तो कॉस्ट टू मेक द प्रोडक्ट इनसाइड द फैक्ट्री, तो वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री के अंदर जितना कॉस्ट लगा, ठीक है, वो सारा कॉस्ट क्या कहलाएगा, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो कौन से कॉस्ट आ जाएंगे, फैक्ट्री के अंदर वाला कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो भी सारे कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं उस सब कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टोटल कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमारे प्रोडक्ट बनाने का कोई सेंस है, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या कहलाएगा, हमारा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अदरवाइज यदि प्रॉफिट
नहीं होगा तो कंपनी चलाने का या कोई बनाने का कोई सेंस नहीं बचता है, ठीक है। चलिए, नाउ वी कम्स टू द ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसका, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। और ये इस क्वेश्चन इससे बहुत सारी चीज़ें, यदि आप एंटरप्रेनर भी बनना चाहते हैं तो एंटरप्रेनर बनने के लिए भी आपको ब्रेक इवन एनालिसिस आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पर इन सब में टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल। अब ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या, ब्रेक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल used by the production manager to analyze the potential profit। मतलब मैं कितना प्रोड्यूस करूं कि मुझे क्या मिले, पोटेंशियल प्रॉफिट मिले। पोटेंशियल प्रॉफिट मतलब मैं अपनी कंपनी को रन कर सकूं, पोटेंशियल प्रॉफिट होगा या लूज पॉसिबल इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि भाई इतने क्वांटिटी में बनाना है, इतना बनाना है, इतने टाइम के लिए बनाना है। ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या है, इट इज़ इंडिकेट द एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब 100 यूनिट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बनाने के लिए आपको इतना एक्सपेंडिचर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो सम ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सबका कॉस्ट यदि ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा टोटल कॉस्ट। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हो गया आपने कि भाई जैसे आपने कोई छोटी सी इंडस्ट्री मान लो, ठीक है। तो आपने उसमें 10 लेथ मशीन खरीदी या 5 लेथ मशीन खरीदी या 2 लेथ मशीन खरीदी, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो लेथ मशीन का जो कॉस्ट है, एक बार आपने खरीद ली मतलब खरीद ली, ठीक है। और उसको किसी एक, या तो मान लो कि रेंट पे यदि लिया है तो अलग बात है, लेकिन यदि वो आपका खुद का है या उसके लिए आपने कोई एरिया परचेस किया है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड कॉस्ट। कि भाई मान लो 10 लाख रुपए का कोई आपने छोटा सा एरिया खरीदा है, ठीक है, और उसमें मशीन्स रखी है, तो वो सब कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एक बार जो लग गया वो लग गया, ठीक है। अब उसमें हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहे कितना ही करें, ठीक है, तो वो कॉस्ट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड आर कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। इट कॉस्ट ऑफ द मशीन, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी टू वॉचमैन, हायर ऑफिसर्स की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ये सब क्या हैं, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा कि भाई जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, किसकी, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मतलब यदि मैं 2 कंपोनेंट बना रहा हूँ तो अलग बात है, तो 100 कंपोनेंट बना रहा हूँ तो अलग बात है, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लीनियरली इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वी, कैपिटल वी इक्वल्स टू स्मॉल वी इंटू एक्स। एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ कंपोनेंट बना रहे हो, और स्मॉल वी क्या है कि भाई एक के लिए कितना, ठीक है। मान लो आप 5 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। अब यदि मैं 100 प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100 मतलब 500 रुपीज़ हो जाएगा। यदि मैं 10 कंपोनेंट बना रहा हूँ तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये चीज़ वेरी करती जाएगी, ठीक है। चलिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी आई थिंक आपको समझ में आएगा। सेमी वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि भाई कुछ इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर रहे हो, सीधा फिक्स्ड कॉस्ट में चले जाएगा कि मतलब इतनी तो लगना ही लगना है, और कुछ जो है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब ये इतना फिक्स हो गया और इतना वेरिएबल हो गया। टेलीफोन, वाटर सप्लाई, तो मे बी यदि आप के पास यदि इलेक्ट्रिसिटी जितनी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यदि बिल आता है तो मे बी हो सकता है कि आप उसको डायरेक्टली भी कंज्यूम कर रहे हो, मतलब सीधा प्रोडक्ट के आउटपुट में यूज़ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, एंड इट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड रनिंग कॉस्ट। ये सब सारे क्या हो जाएंगे हमारे रनिंग कॉस्ट, मतलब आप मशीन को चलाने में जितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ नोटेशंस का यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक हो गया एफ मतलब फिक्स्ड कॉस्ट किस में है, रुपीज़ में। एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनाऊंगा। वी क्या हो गया, स्मॉल वी, ठीक है, नॉट कैपिटल वी। स्मॉल वी क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। कैपिटल वी क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्मॉल एस क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का सेल, एक
यूनिट को सेल करने में कितने पैसे मुझे मिलते हैं, ठीक है, मतलब कितने में मैं उसको सेल कर रहा हूँ। और कैपिटल एस क्या हो गया, टोटल सेल्स या रिवेन्यू, मतलब कितना आया। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की, कैपिटल वी इक्वल्स टू स्मॉल वी इंटू एक्स और कैपिटल एस इक्वल्स टू स्मॉल एस इंटू एक्स। तो टोटल कॉस्ट की यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखो इधर वाई एक्सिस पर हमेशा कॉस्ट आएगा और इधर क्या होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक मैं बी ए पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये यही नोटेशंस हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट हो गया और इधर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो ये मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है और ये मेरा क्या है, इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ से ही आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से जीरो से तो कोई प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो कर सकते ना, क्योंकि हमको फिक्स्ड कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, कुछ कंपोनेंट बनाते चले गए, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो ये अल्टीमेटली क्या कहलाता है, आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो यदि मैं मान लूँ कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट मेरा जो है वो 30,000 रुपये है और यदि वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो मुझे लग रहा है एक यूनिट को बनाने में 2 रुपये लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड प्लस वी इंटू एक्स। तो कितनी यूनिट, मान लो मुझे कितनी यूनिट बनानी है, 25,000 यूनिट्स बनानी है, तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट 80,000 रुपीज़, ठीक है। कि देखो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया मेरा 30,000 प्लस वी स्मॉल वी कितना हो गया 2 इंटू 25,000, तो 25 इंटू 2 50,000 प्लस 30,000 तो कितना हो गया 80,000, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टोटल सेल्स एंड रिवेन्यू। तो सेल्स तो ऑब्वियस है कि भाई जितना ही चीज़ें बिकेगी उतनी ही मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स मतलब क्या, कि यदि जीरो कंपोनेंट बिके तो आपके कॉस्ट कितना, मतलब आपको पैसे कितने मिले, जीरो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको उतना अमाउंट में मनी मिलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई मान लो कि आपने जो सेल कर रहे हो कितने 4 रुपीज़ पर यूनिट कर रहे हो, आपने कितनी 25,000 यूनिट्स बनाई है, तो ऑब्वियस कितना सेल करोगे आप 1,00,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो 25 इंटू 4 तो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को इट इंडिकेट द रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग आउट द क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब अपने को कितना मिलेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। तो ब्रेक इवन चार्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन चार्ट समझ में आ गया, मतलब आपको पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सेट कर लिया अपन, है ना। चलिए तो इधर तो ऑब्वियस है कि हमने पढ़ ही लिया कि इधर कॉस्ट है, इधर मेरा क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितनी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। तो ये मेरा एज यूजुअल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ कि ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रोड्यूस करना, इसलिए मेरा ये टोटल कॉस्ट। तो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था और ये मेरा टोटल कॉस्ट था। और सेल्स वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, बिल्कुल जीरो से, तो ये मेरी सेल्स वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो टोटल सेल, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल वाली लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। यदि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहाँ तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यदि मैं इस ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे की तरफ इधर की तरफ मतलब ये वाला एरिया यदि देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन यदि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की तरफ बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेरे लिए अल्टीमेटली ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और यदि इससे ऊपर की ग्राफ की बात करता हूँ तो इससे ऊपर मुझे क्या मिल रहा है बेटा, इससे ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, इससे ऊपर मुझे मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल को हम बोल रहे हैं कि ये किन किन के बीच में बन रहा है, तो टोटल सेल और टोटल कॉस्ट के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इट इज द एंगल और एट विच टोटल सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो लार्जर दिस एंगल बेटर द वर्किंग कंडीशन, मतलब उतना ज़्यादा अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यही ब्रेक इवन चार्ट है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है समझने की कि ये मेरा हो गया
ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ये मेरे लिए एक्स ऑफ बीईपी हो गया। एक्स ऑफ बीईपी मतलब क्या कि भाई इतनी क्वांटिटी में तो मुझे माल बनाना ही बनाना है, इससे यदि कम बनाया तो मुझे लॉस ही होना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए मिनिमम क्वांटिटी है जो कि मुझे प्रोड्यूस करना ही है। और ब्रेक इवन पॉइंट सेल कितना हो गया कि भाई इतने क्वांटिटी पर मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ना ये क्वांटिटी वो हो गया, ना यहाँ पर ना तो मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला है ना सेल होने वाला है, ठीक, मतलब प्रॉफिट होने वाला है ना लॉस होने वाला है, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जो इससे पहले दिखा है उसी को यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई आपने कितनी 20,000 यूनिट्स बनाई है, ठीक है, तो उसके लिए इतना होगा। यदि 80,000 यूनिट्स बनाते हैं तो उसके लिए कितना इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, या उतना मिलेगा आपको प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ऑफ बी पी एज्यूम किया हुआ है 20,000 यूनिट्स, ठीक है। तो एस यदि 5 रुपीज़ पर यूनिट है और बी पी यदि आपका 1 लाख है, और तो एक्स ऑफ ए 80,000 यूनिट है, तो आपका बी पी ऑफ सेल कितना हो जाएगा 4 लाख रुपीज़, ठीक है ना। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं समझा अपन ने, है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझ लो। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने, मान लो कि यहाँ पर आप एज्यूम कर रहे हो कि भाई यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो इससे आगे की बात हो रही, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके लिए है, क्वांटिटी के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर एक्स बोलना चाहिए, ठीक है ना, मतलब क्वांटिटी के लिए बात हो रही है। लेकिन यदि मैं इधर की तरफ बात करूँ तो यहाँ से इतना, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका होगा, सेल का होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से बीपी के बीच का ये जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब बीपी के आगे कितना कितना और बनाऊं कि मुझे इतना प्रॉफिट या मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे ताकि मुझे क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है। या फिर कितना मैं सेल करूं जिससे कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ, यदि मैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल के लिए बात करता हूँ इतना है, तो मेरे पास यूनिट्स में कितना आ जाएगा 80,000 माइनस 20,000, तो 60,000 यूनिट्स, मतलब मुझे और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेगी कितने 4 लाख। यदि मैं सेल करना चाहता हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल कितना हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3 लाख रुपीज़, ठीक है। चलिए, तो इसी में हम ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन वेयर organization neither profit nor suffer from loss is known as no profit no loss point, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो टोटल सेल किसके बराबर होता है भैया, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कैपिटल एस इक्वल्स टू स्मॉल एस इंटू एक्स। तो टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो एफ प्लस वी इंटू एक्स। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू अल्टीमेटली पुट करना है अपने को। तो टोटल सेल को अपन डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एस से, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्लस कैपिटल पी रिफर्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो एस इन कैपिटल एस को क्या लिखते हैं अपन, स्मॉल एस इंटू एक्स। कैपिटल एफ एज यूजल, कैपिटल वी को क्या लिखते हैं, स्मॉल वी इंटू एक्स प्लस पी। अब ये एस एक्स और वी एक्स उठ के दोनों एक तरफ चले गए, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, देखो एस एक्स माइनस वी एक्स इक्वल्स टू, इधर क्या बच जाएगा मेरा, एफ प्लस पी, ठीक है ना, ये बच जाएगा। अब वही लिखा हुआ है मैंने, तो अब यहाँ से मैंने क्या लिख कर लिया, एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी इक्वल्स टू एफ प्लस पी। तो एफ प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी यूनिट। मतलब यदि मुझे पी प्रॉफिट चाहिए तो पी प्रॉफिट के लिए मुझे एक्स नंबर ऑफ यूनिट क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो एक्स नंबर ऑफ यूनिट फॉर प्रॉफिट पी एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यदि ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो प्रॉफिट क्या हो गया, 0। तो एफ अपॉन एस माइनस वी, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ के याद रखना, ठीक है। तो एक्स ऑफ बी पी डिवाइडेड बाय एफ अपॉन एस माइनस वी, इतनी यूनिट बनानी पड़ेगी यदि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में भी काउंट करना है, तो भी इतनी यूनिट तो मुझे बनानी पड़ेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल कितना हो जाएगा, तो एक्स इंटू एस होता है, तो एक्स ऑफ बी पी इंटू एस मतलब क्या कि पर यूनिट सेल कितना करना है, कितने अमाउंट, कितने में उसको बेचना है, ठीक है। एक्स ऑफ बी पी क्या होता है, एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस वी इंटू एस, इतने रुपीज़ में इतने रुपीज़ का सेल मुझे करना ही करना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ और टर्म्स हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन मतलब क्या कि टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दो, घटा दो। मतलब अल्टीमेटली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी हो जाएगा। तो कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी को, कैपिटल एस को क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल एस को लिख सकते हैं एस इंटू एक्स, स्मॉल एस इंटू एक्स। और कैपिटल वी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वी इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो ये मेरा आ गया एस माइनस वी इंटू एक्स। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, एस माइनस वी मेरा क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन ये हो जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी होगा। ठीक है। अच्छा, चेंज इन प्रॉफिट बाय यूनिट, सॉरी चेंज इन प्रॉफिट बाय यूनिट। तो यदि मैं यूनिट चेंज करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। मतलब यूनिट्स में जो बना रहे हैं उसमें क्या होगा, चेंज होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 7-4 यदि 3 यूनिट मैं बना रहा हूँ, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 25,000 है, वेरिएबल कॉस्ट इतना हो गया, सेल्स पर यूनिट इतना हो गया। ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट, अब यदि मैं 7 यूनिट की बजाय कितना 3 रुपीज़ पर यूनिट कमा रहा हूँ तो क्या होगा। तो कैपिटल ये एस इक्वल्स टू एफ प्लस वही का वही लिखा है, और ये वी उठ के उधर चले गया। तो कैपिटल एस माइनस वी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो एफ प्लस पी आ गया, और एफ प्लस पी को यहाँ ऊपर की तरफ क्या लिखा हमने, स्मॉल एस माइनस वी इंटू एक्स। ठीक है। तो अल्टीमेटली यदि आप यहाँ पर प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये जो पी है दैट इज़ द मार्जिनल प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन है। मतलब कि इतना मिलना ही चाहिए मुझे, ठीक है, या इतना बनाऊँ, इतनी क्वांटिटी, इतना मैं रिड्यूस कर भी दूँ तो इतना मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ग्राफ। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ग्राफ मतलब क्या, ये मेरा ऐसा मान लो कि ब्रेक इवन पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एक्स। मतलब इतनी यूनिट तो मुझे बनानी पड़ेगी। यदि मैं इससे नीचे जाता हूँ तो मुझे क्या होगा, लॉस। इससे ऊपर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ बनाया हुआ। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो हम अब जानते ही हैं कि एस इक्वल्स टू एफ प्लस वी प्लस पी। तो यहाँ पर इनको अल्टीमेटली वही लिख दिया, पी इक्वल्स टू क्या हो गया, तो प्लस का पी एस माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ। ये एफ उठ के दूसरी तरफ चले गया और वी एक्स भी उठ के इधर की तरफ आ गया। ठीक है। अब यदि मैं तो स्लोप ऑफ लाइन की यदि बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, एस माइनस वी, जो कि कंट्रीब्यूशन के बराबर है। ठीक है। एस माइनस वी को ही हमने पिछले उसमें कंट्रीब्यूशन बोला। ठीक है। तो अब यदि मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, एक्स को 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ के। और यदि मैं बी पी की बात करता हूँ तो एफ अपॉन एस माइनस वी। अब यहाँ पर इस केस में बी पी पर प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अल्टीमेटली है क्या, मैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझते हैं। तो इट इज़ टर्म यूज टू रिप्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स। मतलब इतने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे मिलेगा जब मैं इतना सेल करूँगा। ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स एंड नॉर्मली प्रेफर्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डील इन मल्टी प्रोडक्ट्स। ठीक है। दिस रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक कोई कंपनी है वो 4 या 5 कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो आपको ये समझना होगा कि किस प्रोडक्ट से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किससे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो उसका आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यह रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू द वॉल्यूम ऑफ सेल। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब क्या, सी एम डिवाइडेड बाय एस। ठीक है। तो जब भी आपसे कोई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछता है तो अल्टीमेटली क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन टू द सेल। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ देख ही लेते हैं हम। तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन को क्या बोला मैंने, एस माइनस वी इंटू एक्स। और कैपिटल एस क्या होता है, एस इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो एस माइनस वी अपॉन एस हो गया। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी। तो देखो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देखा ही था कि कैपिटल एस माइनस वी को हम क्या बोल सकते हैं, एफ प्लस पी।
और अपॉन एस, ठीक है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मुझे बढ़ाना है तो उस केस में प्रॉफिट क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सेल्स भी क्या करना होगी, बढ़ानी होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, तो एफ प्लस पी को हम क्या बोलते हैं, एफ प्लस पी अपॉन एस को क्या बोलते हैं, एस माइनस वी अपॉन एस। तो एफ प्लस पी वन अपॉन एस वन और इधर एफ प्लस पी टू, ठीक है, पी वन लिखा है तो पी टू अपॉन एस टू। अब ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट क्या होगा, जीरो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या आ जाएगा, कहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो एफ अपॉन सेल्स एट बीईपी। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स एट बीईपी हमारा क्या आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट आवर एनालिसिस, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो यदि मैं एक कोई चेंज मान के चलता हूँ कि भाई इतने प्रॉफिट में चेंज आया, इतना सेल्स में चेंज आया, तो प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो क्या कहलाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा एस। अब कोई कंपनी है जिसके तीन कोई आइटम है या तीन या कोई प्रोडक्ट वो बनाती है, तो एक का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सपोज करो 0.25 है, एक का 0.24 है और तीसरे का 0.33 है। तो यदि हमको सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, तो यदि हम सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कौन सा रेशियो प्रेफर करेंगे, 0.33 वाला, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्रेफर करेंगे। इफ़ आई वॉन्ट्स टू डिक्रीज आवर सेल्स देन विच रेशियो आई प्रेफर, मतलब 0.24 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वही नोट में लिखा है कि देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट हाईएस्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्रोडक्ट शुड बी प्रेफर्ड। इफ देयर ऑप्शन इज डिक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शुड, मतलब जो भी जिसका भी लोवेस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा उसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आउटपुट एट फुल कैपेसिटी। मतलब कोई कंपनी है, उसके पास 10 या 5 मशीन्स हैं, तो वो फुल कितना प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट पर कितना प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर, मैं ये बात कर रहा हूँ क्वांटिटी के टर्म्स में, यदि ये सेल्स के टर्म्स में बात होगी तो मतलब हम कितना मैक्सिमम सेल कर सकते हैं और एक बीईपी का सेल कितना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट उसी को हमने यहाँ पर इलाबरेट किया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल्स क्या हो जाएगा, एस एक्स माइनस एस एक्स एट बी ई पी। एस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस एक्स ऑफ बी ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन एस माइनस वन। इसका इधर इंटू कर दिया तो एस माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ अपॉन एस माइनस वी। और ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बाय सेल्स माइनस एस माइनस वी अपॉन एस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेल्स इक्वल्स टू पी अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यदि हम बात करते हैं तो इसमें एस एक्स माइनस एस ऑफ बी पी, सेल्स एट पॉइंट एक्स माइनस सेल्स एट पॉइंट बी ब्रेक इवन पॉइंट बाय एस एक्स इंटू 100 हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। यदि हम चेंज करते हैं इन ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या चेंज करने से क्या चेंज होगा, ठीक है। मतलब जैसे हम फिक्स्ड कॉस्ट को यदि इंक्रीज करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक्स ऑफ बी पी से आप सीधा समझ सकते हैं कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि एक्स बी पी में बढ़ाना चाहता हूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट यदि बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि मेरा एक्स ऑफ बी पी भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट की हम बात कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट यदि मेरा इंक्रीज कर रहा है तो बी पी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एस माइनस वी की फॉर्म में है, ठीक है। तो माइनस में है, इसलिए वी यदि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो एक्स ऑफ बी पी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस की यदि हम बात करें, स्मॉल एस की, इंक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा तो बी पी उस केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब एस सेल्स पर यूनिट यदि इंक्रीज कर रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट उस केस में क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स की प्रॉब्लम्स। थैंक यू।